साल 1987 की एक उमस भरी रात। श्रीलंका के उत्तरी शहर जाफना में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। सड़कें पूरी तरह खाली थी, घरों के दरवाजे बंद थे और हवा में बारूद की तेज गंध फैली हुई थी। लेकिन उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक और सैन्य मुठभेड़ नहीं था। एक घायल तमिल लड़ाका खून से लथपथ सड़क पर पड़ा हुआ था। जब श्रीलंकाई सैनिकों ने उसे पकड़कर उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज निकला। उस कागज पर कुछ कोड शब्द लिखे हुए थे और नीचे एक नाम, रॉ कॉन्टैक्ट इंडिया। कुछ पल के लिए श्रीलंकाई अधिकारी बिल्कुल चुप रह गए। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। क्या सचमुच भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इस युद्ध में शामिल थी? क्या भारत, जो दुनिया के सामने शांति की बात कर रहा था, पर्दे के पीछे किसी गुप्त युद्ध को चला रहा था? और अगर ऐसा था तो क्यों? यही सवाल उस रात से शुरू होकर इतिहास के सबसे रहस्यमय अध्यायों में बदल गया। ये कहानी है भारत, श्रीलंका, तमिल विरोधियों और एक ऐसे गुप्त खुफिया खेल की जिसे आज भी पूरी तरह खुलकर कभी नहीं बताया गया। हिंद महासागर के बीचों बीच बसा छोटा सा द्वीप राष्ट्र श्रीलंका कभी अपनी खूबसूरती और शांत जीवन के लिए जाना जाता था। सदियों तक ये द्वीप व्यापार, संस्कृति और धर्म का केंद्र रहा। लेकिन धीरे धीरे इस शांत दिखने वाले देश के अंदर एक गहरी दरार बन रही थी। श्रीलंका की आबादी मुख्य रूप से दो बड़े समुदायों में बटी हुई थी, सिंघली और तमिल। सिंघली लोग देश की लगभग 75% आबादी थे, तमिल लोग लगभग 15%। तमिल समुदाय के भी दो हिस्से थे। एक वो तमिल जो सदियों से श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में रहते थे, और दूसरे वो तमिल जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से चाय के बागानों में काम करने के लिए लाया गया था। 1948 में जब श्रीलंका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली तो नई सरकार पर सिंघली नेताओं का दबदबा था। शुरुआत में उम्मीद थी कि देश सभी समुदायों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा, लेकिन जल्द ही हालात बदलने लगे। 1956 में श्रीलंका की सरकार ने एक नया कानून पास किया, सिन्हला ओनली एक्ट। इस कानून के अनुसार सिन्हला भाषा को देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा बना दिया गया। इसका सीधा असर तमिल समुदाय पर पड़ा। सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी कम होने लगी, विश्वविद्यालयों में प्रवेश मुश्किल हो गया, प्रशासन में उनकी आवाज कमजोर होने लगी। तमिल लोगों को महसूस होने लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। पहले विरोध शांतिपूर्ण था, लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते थे, नेताओं से न्याय की मांग करते थे। लेकिन धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता गया। 1958 में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। तमिल और सिंघली समुदायों के बीच हिंसा फैल गई। कई लोग मारे गए, घर जला दिए गए, परिवार उजड़ गए। इन घटनाओं ने तमिल युवाओं के मन में एक नया विचार पैदा किया, अगर इस देश में बराबरी नहीं मिल सकती तो शायद अपना अलग देश बनाना ही एकमात्र रास्ता है। धीरे धीरे तमिल इलम का विचार जन्म लेने लगा। तमिल इलम यानी तमिलों के लिए एक अलग देश। ये देश श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बनना था, जहां तमिल आबादी ज्यादा थी। 1960 और 1970 के दशक में ये मांग धीरे धीरे मजबूत होने लगी। राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे, लेकिन कुछ युवाओं को लगने लगा कि केवल राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, और यहीं से सशस्त्र संगठनों का जन्म हुआ। कई छोटे छोटे तमिल उग्रवादी संगठन बनने लगे, लेकिन उनमें से एक संगठन बहुत तेजी से उभरने लगा। उसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, LTTE। इस संगठन का नेता था एक शांत लेकिन बेहद खतरनाक व्यक्ति, वेलुपिल्लई प्रभाकरन। प्रभाकरन का जन्म 1954 में जाफना में हुआ था। वो किसी बड़े या अमीर परिवार से नहीं था, साधारण जीवन था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही जुनून था। कहा जाता है कि वो बचपन से ही बहुत कम बोलता था, लेकिन जब भी तमिल लोगों पर हो रहे अत्याचारों की बात होती, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता था। उसे युद्ध की रणनीतियों में दिलचस्पी थी। वो इतिहास पढ़ता था, गुरिल्ला युद्ध के बारे में सीखता था और हथियारों के बारे में जानकारी जुटाता था। 1976 में उसने आधिकारिक रूप से LTTE की स्थापना की। उसका लक्ष्य साफ था, श्रीलंका के तमिल लोगों के लिए एक स्वतंत्र देश, तमिल इलम। लेकिन शुरुआत में LTTE बहुत छोटा संगठन था।
उनके पास सीमित हथियार थे, कम संसाधन थे और बहुत कम लड़ाके थे। उन्हें जरूरत थी प्रशिक्षण की, पैसों की और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की। और इसी समय कहानी में प्रवेश हुआ भारत का। भारत के दक्षिण में स्थित राज्य तमिलनाडु में करोड़ों तमिल लोग रहते हैं। जब श्रीलंका में तमिलों के साथ हो रही हिंसा की खबरें भारत पहुंचने लगी तो तमिलनाडु में गुस्सा फैल गया। लोग सड़कों पर उतरने लगे, प्रदर्शन होने लगे। राजनीतिक नेताओं पर दबाव बढ़ने लगा कि वो श्रीलंका के तमिलों की मदद करें। लेकिन भारत की चिंता सिर्फ भावनात्मक नहीं थी। उस समय दुनिया शीत युद्ध के दौर से गुजर रही थी। भारत को डर था कि अगर श्रीलंका किसी विदेशी ताकत के प्रभाव में आ गया तो हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए भारत ने एक बहुत ही जटिल रणनीति अपनाई। दुनिया के सामने भारत शांति और बातचीत की बात करता रहा, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक गुप्त मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य था तमिल उग्रवादी संगठनों को गुप्त रूप से समर्थन देना, ताकि श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाया जा सके। कई रिपोर्ट्स और बाद में सामने आए शोध बताते हैं कि 1980 के दशक की शुरुआत में तमिल लड़ाकों को भारत के तमिलनाडु राज्य में गुप्त ट्रेनिंग दी जाने लगी थी। इन गुप्त कैंपों में उन्हें सिखाया जाता था गुरिल्ला युद्ध, विस्फोटक बनाना, हथियारों का इस्तेमाल और समुद्री आक्रमणों की रणनीतियां। धीरे धीरे सैकड़ों और फिर हजारों तमिल लड़ाके प्रशिक्षित होने लगे, लेकिन ये सब पूरी तरह गुप्त था। भारत ने आधिकारिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया कि उसने इन संगठनों को ट्रेनिंग दी थी। इसी बीच 1983 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे श्रीलंका को हिला दिया। जुलाई 1983 में एलटीटीई ने श्रीलंकाई सेना के एक काफिले पर हमला किया। इस हमले में 13 सैनिक मारे गए। इस घटना के बाद कोलंबो और अन्य शहरों में भयानक हिंसा भड़क उठी। सिंघली भीड़ ने तमिल के घरों और दुकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। घर जला दिए गए, लोगों को सड़कों पर मार दिया गया, परिवार उजड़ गए। इस घटना को इतिहास में ब्लैक जुलाई के नाम से जाना जाता है। अनुमान है कि लगभग 3000 तमिल लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। ब्लैक जुलाई तमिल युवाओं के लिए एक निर्णायक मोड़ बन गया। अब हजारों लोग उग्रवादी संगठनों में शामिल होने लगे। एलटीटीई तेजी से मजबूत होता गया। भारत की गुप्त रणनीति भी जारी थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एलटीटीई अब इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता था। प्रभाकरन का सपना केवल स्वायत्तता नहीं था, वो पूरी तरह स्वतंत्र तमिल देश चाहता था, जबकि भारत चाहता था कि तमिलों को श्रीलंका के अंदर ही कुछ अधिकार मिल जाएं। यहीं से मतभेद शुरू हो गए। और फिर आया साल 1987। श्रीलंका की सेना ने जाफना क्षेत्र में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। तमिल इलाकों में भारी लड़ाई होने लगी। भारत को डर था कि अगर हालात और बिगड़े तो तमिलनाडु में राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है। 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ। इसे कहा गया इंडो श्रीलंका अग्रीमेंट। इस समझौते के तहत भारत ने अपनी सेना श्रीलंका भेजी। इस सेना को नाम दिया गया इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। लेकिन जल्द ही ये पीस कीपिंग मिशन एक वास्तविक युद्ध में बदल गया। एलटीटीई ने इस समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कुछ ही समय बाद भारतीय सेना और एलटीटीई के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। ये एक अजीब और विडंबनापूर्ण स्थिति थी, क्योंकि कई एलटीटीई लड़ाके वही थे जिन्हें कुछ साल पहले भारत में ट्रेनिंग दी गई थी। अब वही लोग भारतीय सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। जाफना और नॉर्थ श्रीलंका में भयंकर युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना ने जाफना को अपने नियंत्रण में लेने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। शहर की गलियों में घर घर लड़ाई हुई। एलटीटीई ने गुरिल्ला रणनीतियां अपनाई, लैंडमाइंस, स्नाइपर हमले और आत्मघाती मिशन। आखिरकार भारतीय सेना ने जाफना पर नियंत्रण तो हासिल कर लिया, लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। सैकड़ों सैनिकों की जान गई। समय बीतता गया और भारत में भी सवाल उठने लगे कि ये युद्ध कब खत्म होगा। आखिरकार 1990 में भारत ने अपनी सेना श्रीलंका से वापस बुला ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 21 मई 1991 की रात भारत के तमिलनाडु राज्य में एक चुनावी रैली हो रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी वहां पहुंचे थे। भीड़ में एक युवा महिला उनके पास आई और झुककर उनके पैर छूने लगी। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ। वो महिला एक आत्मघाती हमलावर थी। इस हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई। बाद में जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे एलटीटीई का हाथ था।
ये घटना भारत और एलटीटीई के रिश्तों का अंतिम अंत थी। भारत ने एलटीटीई को आतंक संगठन घोषित कर दिया। श्रीलंका का गृह युद्ध इसके बाद भी कई सालों तक चलता रहा। लगभग 26 साल तक ये संघर्ष जारी रहा। आखिरकार 2009 में श्रीलंका की सेना ने अंतिम बड़ा सैन्य अभियान चलाया। कुछ ही महीनों में एलटीटीई की ताकत टूट गई। मई 2009 में प्रभाकरण मारा गया और इसके साथ ही श्रीलंका का लंबा और खून खराबे से भरा गृह युद्ध खत्म हो गया। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे जो गुप्त अध्याय छिपा हुआ था, वो आज भी इतिहास के सबसे रहस्यमय हिस्सों में से एक बना हुआ है। कितना सच सामने आया और कितना अभी भी फाइलों में बंद है, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है।